Good morning. Welcome back to another class of biotechnology principles and processes. So, in the last class, we were discussing a topic called as restriction enzymes. We ended up at a topic called as nomenclature of the restriction enzymes. करेक्ट. मैंने आपको बताया था ये मॉलिक्यूलर सिजर्स है. ये एक नया एंजाइम है विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ हाइड्रोलेजेस, राइट, and they break the phosphodiester bond. Cool. So इनकी nomenclature में we spoke about that. if you ऐसे codes दिए हुए हैं बेटा, eco r1, bam h1, hind 3, ये सब codes का जो first letter है which is written in capital, that is indicating genus. The second two letters are indicating the species of the source organism. The next letter is indicating the strain of the source organism, and the number which is written in Roman numerals is indicating the order of discovery. Okay, so now when you talk about these restriction enzymes or restriction endonucleases जो बीच में कट करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड के बीच में कट करते हैं, तो what is so specific with respect to these restriction enzymes? इनको पता कैसे चलता है कि कहाँ कट करना चाहिए? there is certain type of affinity with respect to these enzymes, right? So जहाँ पर ये enzymes bind होते हैं, the specific sequences where they bind and they show their activity of cleaving का मतलब क्या है? breaking the phosphodiester bond. Correct. So the specific site where they bind are referred to as the restriction sites. ठीक है. अब restriction sites जो होते हैं बेटा, they are nothing but they are palindromic sequences. Restriction sites are palindromic sequences. Palindromic sequences which are approximately 4 to 6 base pairs, 4 to 6 base pairs long, 4 to 6 base pairs long. ठीक है. अब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड सीक्वेंसेस है तुम्हारे जेनेटिक कोड में. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है ना, फोन नंबर में कुछ नंबर्स वीआईपी नंबर्स होते हैं, है ना. फोन नंबर्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल 999999, 5 बार 9 आ गया, 21024. ये अगर एक नंबर है तो दिस इज़ अ वीआईपी नंबर हम बोलते हैं ना, बिकॉज इसमें डबल जो नंबर्स है वो एकदम 5 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये वीआईपी नंबर है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट, अगर आपको एक इमेजिन कर लो कि अगर आपको एक नंबर्स का लिस्ट दिया है ना, और आपने उसमें ऐसे येलो बुक है या कुछ भी डायरी दी है जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें जो वीआईपी, वीवीआईपी और वीआईपी लोगों का नंबर कौन सा है, तो व्हाट विल यू लुक आउट फॉर? यू लुक आउट फॉर दीज रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स, राइट. मतलब आई रिमेंबर एक बार मैंने ऐसे ही, हम लोग फालतू में टाइम पास करते थे, तो मैंने एक बार ये नंबर को कॉल किया था 98700000, ये नंबर पे कॉल किया था. एंड आई, बिकॉज ऐसा होता था ना कि अरे कोई भी नंबर पे कॉल कर लो, हम लोग परेशान करते थे लोगों को. तो एक बार आई रिमेंबर आई कॉल्ड अप एट दिस पर्टिकुलर नंबर 987000 था, बीपीएल का कार्ड आता था. ठीक है. तो लिटरली आई जब मैंने कॉल किया, ये नंबर लगा, मुझे लगा कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, करेक्ट. बट ये नंबर रिंग हुआ एंड आई रिटर्न गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर. और फिर मैं इतना डर गया था कि मैंने वो फिर फ़ोन उठाया ही नहीं एनी विच वेज. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो अ वीआईपी नंबर वेयर यू हैव रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स मोर देन ट्वाइस, है ना. आप जैसे मेरे जैसे गरीब लोगों का नंबर देखो कितना मस्त है, 86522222. 2 अगर डबल बार रिपीट हुआ तो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो है ना. सो चलो इधर उधर की बात ना करते हुए, कमिंग बैक, why I gave you this particular example is to make you understand what are palindromic sequences. In your entire stretches of DNA, आप समझते हो कि DNA आपका approximately 1.7 to 2 मीटर्स लॉन्ग है.
in that entire long stretch of DNA there are specific sequences. ऐसे chances हो सकती है ना कि probability हो सकती है कि कुछ sequences ऐसे हैं जो palindromic है. करेक्ट. पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? जो which can be read in both the which can be read the same in both the sides. For example, पैलिंड्रोम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा. एक मस्त वाला एग्जाम्पल है मलयालम. मलयालम, मैडम, नयन, बहुत सारे ऐसे नाम लिख सकते हैं हम, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो मलयालम, यहाँ से भी रीड करोगे तो मलयालम है, इधर से भी रीड करोगे तो भी मलयालम है. MALAYALAM. सिमिलरली मैडम, इधर से रीड करो ऐसा भी सेम है, इधर से रीड करो ऐसे भी सेम है. MADAM, उल्टा भी रीड करो सेम है. नयन, ऐसे भी रीड करो सेम है, ऐसे भी रीड करो सेम है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम. ओके. तो ऐसे ही ऐसे कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस किससे बने होंगे बेटा? ATCG से बने होंगे. करेक्ट. दैट इज योर एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन. करेक्ट. सो ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, परम्यूटेशन हो सकता है कि एट सेवरल एरियाज, एट सेवरल साइट्स the ATCG sequences are arranged in such a manner that they are palindrome of each other. मतलब अगर आप ये एक DNA strand consider करते हो which has a 5' end and a 3' end and a 3' end and a 5' end. 5' का मतलब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था 5' एंड पे क्या होता है? देयर इज अ 5' फॉस्फेट. करेक्ट. 5' एंड पे एक फ्री फॉस्फेट होगा, 3' एंड पे एक फ्री OH होगा बेटा. आइसाइच इधर भी है. 3' पे देयर इज अ फ्री OH, 5' पे देयर इज अ फ्री फॉस्फेट. विच इज, दिस इज नथिंग बट द एंटायर सीक्वेंसेस. ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. कि 5' पे देयर इज अ फ्री फॉस्फेट एंड 3' पे देयर इज अ फ्री OH. इफ यू कंसिडर दिस एज अ DNA स्ट्रैंड, ये DNA स्ट्रैंड ATCG से बना हुआ है. एंड व्हेन यू रीड एट दिस, व्हेन यू रीड द DNA, यू रीडिंग फ्रॉम 5' टू 3'. अगर आप यहाँ से DNA का एक कोड रीड करते हो, देखो यहाँ पे GATTC, GAATTC. सो इफ यू रीड इट फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन, आपको एक ऐसा सीक्वेंस मिलता है जो GAATTC है. वेयर एज उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखो 5' एंड है, 5' की तरफ से अगर आप वापस पढ़ोगे तो अभी आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा GAATTC. मतलब DNA को रीड हम जनरली 5' टू 3' करते हैं. करेक्ट. सो इफ इन ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड विच इज 5' टू 3', on this particular strand which is 5' to 3', if you read it you get GAATTC. Similarly on the complementary strand which is 3' to 5', अगर आप रीड करते हो तो उल्टा रीड करोगे तो आपको वापस GAATTC मिलेगा. Correct. So this is a palindromic sequence. This is a palindromic sequence. समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसे कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस स्पेसिफिक है फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स. ठीक है. अब बाय अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूलर बायो रिसर्च, scientists are able to identify the number of palindromic sequences because मैंने आपको बताया था कि एक मैसिव प्रोजेक्ट हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे ह्यूमन का एंटायर डेटाबेस, मतलब आपके मोबाइल का जितना भी डेटा है ना, आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा है उसको आप निकाल कर एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखते हो. करेक्ट. तो वैसे ही सिमिलरली आपके सेल के न्यूक्लियस में जितना भी DNA है उसका राइट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 टू द न्यूक्लियोटाइड नंबर N. ठीक है. ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमको पता चल गया. पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द कोड ATCG इज एब्सोल्युटली नोन टू अस. समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है. तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस एंड दीज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर स्पेसिफिक फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स.
समझ में आ रहा है बेटा? अब फॉर एग्जाम्पल कुछ जो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसका आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस याद करना पड़ेगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस गाट सी, ये याद करना है बेटा. गाट सी इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर द एंजाइम इको R1. ठीक है, इको R1. अब जो इको R1 है, इको R1 जाकर ये साइट को आइडेंटिफाई करेगा. सो ऑन दिस पर्टिकुलर साइट, ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अरे on this particular strand which is 5 prime to 3 prime, it will bind at this particular here. वो आइडेंटिफाई करेगा और वो बाइंड करेगा at this particular point between G and A, इको R1. ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले जगह पे वो यहां पे बाइंड करेगा G और A के बीच में, करेक्ट. और सिमिलरली 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उस पे वो सिमिलरली यहां पे बाइंड करेगा G और A के बीच में, इको R1. Okay, so eco R1 is very specific to this particular sequence. Eco R1 will only identify जितना भी आपके DNA strand में जहां पे ये sequences होगा combination के हिसाब से, गाटसी sequence होगा, वहां पे it will go and bind between G and A. जैसे ही वो G and A पे bind करेगा, ओके, जी और ए के बीच में बाइंड करेगा, नाउ इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स एक्टिविटी, द हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, एंड इट विल क्रिएट अ निक, इट विल क्रिएट अ ब्रेक बिटवीन जी एंड ए. सिमिलरली यहां पे भी वो जी और ए के बीच में ब्रेक क्रिएट करेगा. ओके, तो अगर ब्रेक क्रिएट हो गया बच्चा, अगर यहां पे ब्रेक क्रिएट हो गया, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, ये देखो अगर ब्रेक क्रिएट हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेकर बेटा यहां तक एक डीएनए स्ट्रैंड बन गया. सिमिलरली ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया. ओके, ना ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है ना? सो इको R1 got stuck between G and A. It got attached between G and A, and it destroyed, or it broke the phosphodiester bond between G and A. सिमिलरली जैसे ये हो जाता है तो ये इन दोनों के बीच में ब्रेक क्रिएट हो गया, ये टूट गए. ओके, एंड व्हाट यू गेट इज टू पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड. सो इन अदर वर्ड्स ये लंबा सा स्ट्रेच ऑफ डीएनए टूट गया because of the activity of eco R1, and now what you get is two breaks या फिर two pieces of DNA which is 5 प्राइम. तो अभी ये G कहाँ पे है, ये 3 प्राइम पे होगा. सिमिलरली ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम पे होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर इज अ 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है. देखो इसका पार्ट ये यहाँ पे आया और ये पार्ट यहाँ पे आया, तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम. सिमिलरली ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम. समझे बेटा? सो व्हाट डू, अब ये जो ग्रीन में हमने दिखाया है, ग्रीन में जो बीच में डॉट्स दिखाई है, दे आर ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Correct? So automatically, because as the phosphodiester bond between G and A breaks, so automatically the DNA starts breaking off the two DNA strands at there are loose points, there are break points which were created by eco R1, and because of this break point created, the two DNA strands get separated. Okay, अब देखो यहाँ पे भी एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया है. क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3' 5' G और C एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सीक्वेंस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ओवरहैंग है, लटकता हुआ सिंगल पीस है. ठीक है, लटकता हुआ सिंगल स्टैंडर्ड पीस है, तो आई विल कॉल इट एज अ 5' ओवरहैंग. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट्स कॉल्ड एज अ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, सो इको R1, oh let me change the color of the pen. Eco R1 produces a 5 prime overhang.
ओवरहैंग का मतलब क्या है? ओवरहैंग का मतलब लटकता हुआ चीज, करेक्ट. सो 5 प्राइम ओवरहैंग. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो रहा है. समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि इट विल एब्सोल्युटली ब्रेक इनटू टू पीसेस क्रिएटिंग अ 5 प्राइम ओवरहैंग, अ 5 प्राइम ओवरहैंग. ओके. अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? वाई आर वी यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? क्या मैं सेम, अगर देखो बेटा, क्या मैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकता हूँ फॉर गेटिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट? बिल्कुल कर सकता हूँ. बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू टॉक अबाउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इंसुलिन. ओके. अब इंसुलिन का जीन मेरे को कहाँ से निकालना है? एक पैंक्रियाटिक सेल से निकालना है, या कोई भी ह्यूमन सेल से निकालना है. तो आई नो दैट, राइट. सो जहाँ पे मेरा इंसुलिन का जीन है उसके आसपास मैं कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी से, मेरे पास पूरा का पूरा डेटाबेस है. आई टोल्ड यू द साइंटिस्ट विल गो सिट एंड स्क्रीन. ओके. तो मतलब एक पूरा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है उनके पास. तो साइंटिस्ट विल, वो कंप्यूटर पे देखेंगे, कंप्यूटर पे वो स्क्रीन करेंगे एटीसीजी के सीक्वेंसेस को, और जहाँ पे उनको पता चलेगा कि ये इंसुलिन का जीन है यहाँ से यहाँ तक, उसके आसपास वो देखेंगे कि कोई टाइप का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या. और अगर इफ दे आर एबल टू फाइंड आउट दैट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दे विल यूज द स्पेसिफिक, पहले तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो एंजाइम यूज करेंगे कि कौन सा एंजाइम यूज करना. बिकॉज इसके आसपास मेरे को कट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे या यहाँ पे कट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. सो दे विल ट्राई एंड यूज a palindromic sequence which is near the insulin gene, and according to the palindromic sequence they will use the enzyme associated to that. समझे बेटा? है ना? और सेम एंजाइम में यूज कर सकता हूं टू कट अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड या बैक्टीरियल जीनोम, जिसमें मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मेरा अब इंसुलिन का जीन है, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं. सो फॉर बोथ द सोर्स and the host, source is from where you get the gene of interest, host is from in which you will transfer the gene of interest. ठीक है. तो दोनों का डीएनए मेरे को लगेगा. यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग, दोनों का डीएनए का पीसेस लगेगा. एक मेरे को जीन ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा मेरा वेक्टर डीएनए है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा, सर के ऊपर बिठाएगा. Are we understanding this beta? ठीक है. So in both the cases I can use the same enzyme. I can use the same enzyme for both, for cutting both the source DNA and also for the host DNA, because दोनों जगह पे वो क्या क्रिएट करेंगे? ऐसा ही क्रिएशन, ऐसा ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओवरहैंग क्रिएट करेंगे. ओके. अब यहाँ पे देखो, आई टोल्ड यू देर आर 5 प्राइम ओवरहैंग. तो ये कुछ ऐसे 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की ताकत है. सो इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट. जैसे इनको ऐसा स्ट्रैंड मिलेगा, वो वापस जाकर बाइंड हो जाएंगे. अब आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे, सर क्या ये वापस इसी स्ट्रैंड, ये सेम स्ट्रैंड वापस जाकर बाइंड नहीं होंगे क्या? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए. सर आप तो मेरे को ऐसे बोल रहे हो. तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना बेटा, हम ट्यूब्स से डील करते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एक ट्यूब होता है जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला. ये ऐसा छोटा सा ट्यूब होता है, इसमें बहुत छोटा अमाउंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरा. फिर उसमें मैं ट्रीट करता हूँ, एंजाइम डालूंगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंजाइम. आई विल कीप इट फॉर डाइजेशन फॉर 1 hour इन द इंक्यूबेटर. ओके. अब मैं इसमें से, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे कट क्रिएट हो चुके, ठीक है. अब ऐसा क्रिएशन हो चुका है, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा कि ऐसा क्रिएशन हो चुका है 1 घंटे के बाद, बिकॉज होता ही है. तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये तो ट्यूब के अंदर ही टूटे हैं, तो ये ट्यूब के अंदर ही क्यों नहीं जुड़ते? राइट. बिकॉज नहीं जुड़ पाएंगे बेटा, बिकॉज यहाँ पे इको R1 की एक्टिविटी अभी भी चल रही है. जब तक एंजाइम रहेगा वो टूटने, ज्वाइन होने देगा क्या? अरे उसने ही काम कराया है, ठीक है. उसने ही काम कराया है. तो जब तक उसकी मौजूदगी होगी तो इट विल एब्सोल्युटली नॉट लेट दी बोथ दी स्ट्रैंड्स टू यूनाइट. इज दैट वेरी क्लियर?
फिर मैं क्या करूँगा, एक बार ये होने के बाद यहाँ से मैं कुछ सैंपल निकालूंगा, यहाँ से मैं सैंपल निकाल कर दूसरे ट्यूब में डालूंगा, और इस दूसरे ट्यूब के अंदर मेरा वेक्टर डीएनए है, दैट इज प्लाज्मिड है। ओके इसको भी मैंने ट्रीट किया है विद दी अपना क्या बोलते हैं इसको भी मैंने ट्रीट किया है विद दी EcoR1। ओके सेम एंजाइम, इसको भी मैंने डाइजेशन करके रखा बिकॉज ये EcoR1 यहाँ पे भी कट क्रिएट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, आफ्टर बोथ ऑफ देम आर डन विद दिस 1 hour का डाइजेशन, ये होने के बाद फिर मैं यहाँ से कुछ सैंपल लूँगा और इस ट्यूब में डालूंगा। अब ये 1 घंटा हो चुका है, दैट EcoR1 की जो एक्टिविटी है दैट इज एब्सोल्युटली डिक्रीज्ड। इज दैट वेरी क्लियर? सो बहुत सारी चीज़ें ना ओवर द नाइट हम अज्यूम करते हैं, हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं और वो रिजल्ट ऐसे आ जाता है बेटा, बिकॉज ये प्रैक्टिकली आप देख नहीं पाते हो। Very clearly understood, beta. So what are restriction sites? These are specific palindromic sequences which are approximately 4 to 6 base pair long. समझे? So and these palindromic sequences are specific to restriction enzymes, and every restriction enzyme has its own specific palindromic sequence. So आपको EcoR1 का sequence याद करना है GATC। EcoR1 का सीक्वेंस क्या है? GATC 5' to 3'। हमेशा डीएनए जब भी रीड करोगे इट इज ऑलवेज 5' to 3'। समझी क्यों बेटा? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हमको पढ़ना है, दैट इज BAMH1। कौन सा? दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर BAMH1। व्हाट इज BAMH1 स्टैंडिंग फॉर? Bacillus amyloliquefaciens H स्ट्रेन। ठीक है, तो BAMH1 का साइड देखो GATC से सिमिलर है। उधर GATC था, GAATTC था, GAATTC देखो, GAATTC। ओके वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि GGATCC है। ओके GATC कुछ भी बोल रहा हूँ ना, तो देयर इट वाज GATC एंड हियर इट इज GATC। तो वट एवर यू वांट टू, ये बाय हार्ट कर लो, सिंपल सा बात है बेटा। यहाँ पे भी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आप कहाँ पे बाइंड कराओगे? G और G के बीच में, 2G के बीच में तो यहाँ पे होगा बेटा BAMH1। सिमिलरली અહીંયા પણ BAMH1 लगाओ, BAMH1। ठीक है, अब BAMH1 क्या करेगा? G और G के बीच में कट क्रिएट करेगा। जैसे G और G के बीच में कट क्रिएट हो गया, ये एक पीस अलग हो गया और ये एक पीस अलग हो गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आ તમારું 5' છે, 5', 3', 3', 5'। Similarly 5', 3', 5', 3'। So always here also there is a 5' overhang। Okay, so GATC समझे बेटा? दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके अब ये जो एंड्स है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, विच इज प्रोड्यूसिंग 5' ओवरहैंग, दीज एंड्स, क्योंकि यहाँ पे कैसा है दैट G और C डबल स्ट्रैंडेड है, बाकी ये तीनों 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स है दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड। सो एंड बिकॉज ये सिंगल स्टैंडर्ड है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्गर एफिनिटी, बिकॉज इनके पास जो फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सो दे विल हैव अ स्ट्रॉन्गर एफिनिटी टू बाइंड टू अनदर पीस ऑफ डीएनए। Okay, because they are having that ability, to bind to immediately bind to an extra piece of DNA, that 5' overhang हो या जहाँ पे भी overhang हो रही है, those ends are called as sticky ends। क्यों sticky ends बोलते हैं? Because of the presence of single stranded piece of DNA।
single stranded stretch of DNA. समझे बेटा? सो 5 प्राइम ऐसे अगर दोनों अलग अलग जगह पे कट हुआ तो उसको हम बोलेंगे 5 प्राइम ओवरहैंग, और या फिर ओवरहैंग. And these overhangs are also referred to as sticky ends. Why they are called as sticky ends? Because these ends have a higher affinity, higher ability, higher capability to form a association with the another piece of DNA and thereby sealing this particular gap. Is that very clear? ठीक है. बट कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ऐसे स्पेसिफिकली, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सीक्वेंस फॉर HIND3. सीक्वेंस फॉर HIND3. Okay, HIND3 obtained from Haemophilus influenzae strain D. ठीक है. अब यहां पे भी एक सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम का, GT PU प्यूरिन पायरिमिडीन AC. ठीक है, इधर से पढ़ोगे 5 प्राइम से GT प्यूरिन पायरिमिडीन AC. करेक्ट. अब ये प्यूरिन पायरिमिडीन कौन सा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कौन सा भी नहीं, कोई भी हो सकता है. ठीक है. तो HIND3 जो है, HIND3, because this purine pyrimidine is not known to us, it can be any, randomly it can be anything. ओके. सो प्यूरिन पायरिमिडीन जो है के बीच में जाकर तुम्हारा बाइंड होगा HIND3. सिमिलरली ये भी प्यूरिन पायरिमिडीन के बीच में बाइंड होगा, कौन सा, HIND3. ओके. और ये दोनों के बीच में वो कट क्रिएट करेगा. अब आपको एक पीस ये मिलता है, एक पीस ये मिलता है. ओके. तो सिमिलरली व्हाट यू गेट हियर इज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम. ओके. तो यहां पे देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेच. समझ में आ रहा है? यहां पे देयर इज, जैसे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में देयर वाज अ सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग हियर, देयर वाज अ सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग हियर. Correct. But in this particular case there is absolutely no overhang. तो ये ends की, ये sequences की जो binding capacity है वो comparatively कम होती है. It has less affinity with respect to binding to each other because there is no single stretch or stretches of nucleotides. Hence such cuts or such ends are called as blunt end. ब्लंट एंड का मतलब समझते हो बेटा, है ना? ब्लंट एंड का मतलब क्या है, जो धार नहीं होती. स्टिकी एंड क्यों बोला है बेटा, बिकॉज देर आर प्रेजेंस, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है. करेक्ट. वाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ओवर स्टिकी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिकी एंड्स ओवर ब्लंट एंड्स. तो स्टिकी एंड्स में देर इज फ्री सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड ब्लंट एंड्स में देर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड पीसेस ऑफ डीएनए. ओके. सो स्टिकी एंड्स वाले जो एंजाइम्स है दे आर ऑफ मोर वैल्यू टू मी, whereas ब्लंट एंड के जो एंजाइम्स है दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस. यूजलेस नहीं बोल सकता हूँ, बट दे आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस टू मी. अगर मैं एक फार्मास्यूटिकल, अगर मैं एक बायोटेक का कंपनी डालूंगा, ठीक है, तो माई प्रेफरेबल चॉइस वुड बी अ एंजाइम, बिकॉज मैं ये सब चीज़ों में, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उनसे कांटेक्ट करूंगा. मैं बोलूँगा कि मेरे को एक फार्मास्यूटिकल, एक बायोटेक की कंपनी डालनी है. सो आई प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द गाइडलाइंस एंड ऑल्सो आई रिक्वायर सो एंड सो एंजाइम्स. दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स. प्लीज़ एक्सपोर्ट इट टू मी. आई विल बी कलेक्टिंग इट. मेरे को थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट है. देन ऑल्सो लेट मी नो दी प्रोटोकॉल फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दैट. ठीक है. तो मैं उनसे कंसल्ट करूंगा एंड देन ओनली इफ आई गेट दी अप्रूवल देन ओनली आई कैन गो अहेड एंड technically follow a particular regime to start up my particular company.
ठीक है। तो अगर मैं चूज करूंगा तो मैं ब्लंट एंड को क्यों चूज करूंगा, अरे ये बहुत टीडियस टास्क है ना बेटा, तो इसलिए मैं यूज करूंगा स्टिकी एंड्स फॉर माय कन्वीनियंस। समझे बेटा। तो हिंड 3 प्रोड्यूसर्स स्टिकी एंड्स, तो इसीलिए ये जो है ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। ओके सो आप देख रहे हो कि ये दोनों स्लाइड्स में देर आर ओनली 5 प्राइम ओवरहैंग्स विच वे प्रोड्यूस्ड, बट जरूरी नहीं है कि 5 प्राइम ओवरहैंग या 5 डैश एक्सटेंडेड पीस ऑफ स्ट्रेच होने चाहिए। देर कैन बी अ 3 प्राइम एक्सटेंडेड स्ट्रेच। फॉर एग्जाम्पल देर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज PST. There is an enzyme called as PST1. लिखेंगे अपन PST stands for, P stands for, इधर लिख रहा हूं मैं, ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहा हूं, प्रोविडेंसिया। P stands for प्रोविडेंसिया, ST stands for स्टुअर्टाई। स्टुअर्ट लिटिल देखा है, स्टुअर्ट लिटिल है ना, तो स्टुअर्टाई। सो प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई। अब प्रोविडेंसिया स्टुअर्टाई जो है, इट डज नॉट बाइंड हियर, इट डज नॉट बाइंड बिटवीन C and T, इट बाइंड्स हियर, G और A के बीच में। पता नहीं G और A के बीच में क्या दुश्मनी है। सो PST1 जो है इधर बाइंड होगा, सिमिलरली वो यहां पे बाइंड होगा, PST1। अगर यहां पे बाइंड हुआ बेटा तो इन दोनों के बीच में कट क्रिएट होगा, इन दोनों के बीच में कट क्रिएट होगा। सो व्हाट डू यू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस, यू विल गेट अ स्ट्रेच, एक पर्टिकुलर 5 प्राइम, ये देखो यहाँ एक ऐसा स्ट्रेच मिलेगा, कट हो गया ये दोनों के बीच में, एक ऐसा स्ट्रेच मिलेगा, है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। So there is a 5 prime, there is a 3 prime, there is a 3 prime, there is a 5 prime. Okay, तो देख लो यहाँ पे सिमिलरली एक और स्ट्रेच यहाँ पे है, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। Now here in this particular case there is a 3 prime overhang, मतलब 3 dash end की तरफ single stranded DNA के pieces है। Similarly here also you will have a 3 prime overhang. So what are these called as? These are called as 3 dash overhangs, 3 dash overhangs। समझे बच्चा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एंजाइम 5 प्राइम ओवरहैंग बनाए, ज़रूरी नहीं है कि सारे एंजाइम 3 प्राइम ओवरहैंग बनाए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो स्टिकी एंड्स बनाए, दे कैन ऑल्सो मेक ब्लंट एंड्स। ओके सो लेट्स गो अहेड एंड लर्न सम एंजाइम्स एंड आई विल गिव यू, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जाता है कि BAM-H1 कौन से ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया है एंड व्हाट टाइप ऑफ कट डज इट मेक अ स्टिकी एंड। अगर वो स्टिकी एंड बना रहा है तो वो 5 प्राइम ओवरहैंग बनाएगा या 3 प्राइम ओवरहैंग बनाएगा, ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड लिस्ट आउट अ फ्यू एंजाइम्स एंड लेट्स, ये ऐसे आपको पूरी की पूरी चार्ट याद करनी है। ओके तो सबसे पहले अपना जो इजी एंजाइम्स है वो ले लेते हैं। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं एंजाइम्स लिखूंगा, जो स्टार्टिंग के एंजाइम्स मैं लिख रहा हूँ दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लास्ट के एंजाइम्स है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। समझी गए हो बच्चा, ठीक है। तो पहला एंजाइम्स अपना फेवरेट, जो एनसीईआरटी में एंजाइम्स है, पिक्चर्स में जो एंजाइम्स लिखे हुए हैं वो सबका सब कुछ पढ़ना है, समझे। चलो लिखते हैं। तो पहला एंजाइम अपना कौन सा है, ओह लाल कलर चेंज करता हूँ बेटा मैं। पहला एंजाइम कौन सा अपना, पहला एंजाइम है इको R1। किससे प्रोड्यूस किया है अपन ने, एस्चेरिशिया कोलाई RY123 स्ट्रेन, ठीक है। कौन सा एंड बनाता है, अभी अपने देखा यहाँ पे कैसा एंड बनाता है, इट मेक्स अप अ स्टिकी 5 प्राइम ओवरहैंग, ठीक है।
इट मैं आपको ऐसे लिखता हूँ स्टिकी, और बाजू में हम लिखते हैं 5 प्राइम। ओवरहैंग लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को बार बार, क्योंकि ये सब स्टिकी बना रहा है, इसका मतलब ओवरहैंग बनाएगा ही। ठीक है बेटा, तो यह आप समझ सकते हो। दूसरा एंजाइम अपना फेवरेट दूसरा था BAM-H1। BAM-H1 किससे बनता है? बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस। बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस का H स्ट्रेन। Again it makes up a sticky end which is 5 prime. Okay, उसके बाद important एंजाइम था PST1। ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज ये 3 प्राइम ओवरहैंग बनाता है। PST1, सो PST1 का एंजाइम का नाम है प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई। ओके, ये भी बनाएगा स्टिकी, बट कौन सा एंड? 3 प्राइम। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब जगह पे बच्चा, सब जगह पे 5 प्राइम ओवरहैंग है, बाकी सब जगह पे 5 प्राइम है, एक ही जगह पे 3 प्राइम है, वो है PST1। ठीक है, एक और एंजाइम आता है NCERT में, वो है PVU1। अब PVU1 हो या PVU2 हो, ये आप खुद से याद कर सकते हो, नंबर 1 या 2 है बस। सो PVU2, ठीक है, PVU2 is produced by Proteus vulgaris। P stands for Proteus vulgaris। स्टिकी एंड कौन सा? 5 प्राइम। फटाफट लिखते जाता हूँ, ठीक है मैं। उसके बाद एक और एंजाइम आता है NCERT में, वो है SAL1। प्लाज्मिड की पिक्चर में देखोगे आप, SAL1 इज प्रोड्यूस्ड बाय सैल्मोनेला। ओ बेटा गलती हो गई, सैल्मोनेला तो पैथोजेनिक स्ट्रेन है, सैल्मोनेला नहीं है बेटा, गलती हो गई। सैल्मोनेला नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस, ये भी बनाएगा स्टिकी 5 प्राइम। सैल्वन के बाद देयर इज वन मोर एंजाइम which is called as EcoR2। ये अभी NCERT में लिखा हुआ नहीं है बेटा, ये सब ये जो है EcoR2, ये सब एंजाइम NCERT में लिखा हुआ नहीं है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज 3 एंजाइम्स, ओके, स्पेसिफिक एंजाइम्स मैं आपको लिखा रहा हूँ जो NCERT के हिसाब से है। 1 सेकेंड, यहाँ पे अपनी एक चीज़ यहाँ पे चेंज करना है बेटा, ये हिंड 2 के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर हिंड 1, ये वाली जो स्लाइड है, बिकॉज हिंड 3 जो है ये स्टिकी एंड बनाता है बेटा, ये हिंड 2 का है जो अपन ने बात किया था, पहला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम टू बी आइसोलेटेड। माय मिस्टेक, ये प्लीज़ एक चेंज कर लो, दिस इज हिंड 2। ओके, हिंड 2 विल प्रोड्यूस ब्लंट एंड, हिंड 3 आपको स्टिकी एंड देगा बेटा। मैं आपको सीक्वेंसेस पीछे लिखवा दूंगा जो आपको जो आपको इसके लिए करना है, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट के लिए करना है, ठीक है, असाइनमेंट वाला। सैल्वन हो गया, सैल्वन के बाद ले लेते हैं हिंड 3। अगेन क्या होगा ये, मैं नहीं बोलता, स्टिकी एंड 5 प्राइम, ठीक है। वो हिंड 2 था बेटा, जो ब्लंट एंड बनाता है वो हिंड 2 है, ओके।
इसके ये सब जो है स्टिकी एंड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. All of these are very 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 important with respect to your exam point of view, with respect to your sticky end. अब जो बाकी के जो हम लिख रहे हैं they are a little less important. ओके इसमें आपको सिर्फ आपको ऑर्गेनिज्म का नाम याद करना है. स्टिकी एंड हो या ब्लंट एंड हो ये आपको याद नहीं करना है. ये इतने जो एंजाइम्स हमने लिखे थे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अरे रे वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से ये सारे पूरा लिस्ट. हाँ अब जो नेक्स्ट नीचे लिख रहे हैं वो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है बट पढ़ने का काम तो करना पड़ता है हमको. ठीक है एक और एग्जाम्पल है दैट इज SMA1. SMA1 इज obtained by Serratia maas. अब देखो बेटा ऑर्गेनिज्म का नाम है. मैं सब अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ. एक छोटी सी यहाँ पे भी गलती हो गई मेरी. ए कैपिटल नहीं होना चाहिए है ना. आप मेरे को रियल टाइम क्लास में होते तो आप मेरे को बताते. अब क्या करें. अमाइलो लिक्विफेशंस. अब सही है. सो दिस इज Serratia marcescens. Serratia marcescens सेम बनाएगा. ये अभी जितने भी हम लिख रहे हैं all of these will produce a sticky 5 prime overhang. ठीक है तो आपको इस सिर्फ एग्जाम ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है. सो Serratia marcescens. फिर एक और एग्जाम्पल है SMA1. SMA1 इज Xanthomonas malvacearum. ये प्लांट बैक्टीरिया है. Xanthomonas malvacearum प्लांट बैक्टीरिया है बेटा. ये इट्स अ प्लांट बैक्टीरिया Xanthomonas. ओके उसके बाद आपका आता है AVA1. AVA is Anabina. Anabina varialis. उसके बाद आता है HPA1. HPA1 is Haemophilus parainfluenzae. उसके बाद आता है BGL1. BGL1 is Bacillus goligobie. ओके आपको इम्पॉर्टेंट ये इतने सारे ये इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ इधर से लेकर ये पूरा जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसको आपको याद करना है बिकॉज ये NCERT में दिया हुआ है. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. ओके तो all of in this slide which you can see is the enzymes which are producing only sticky end. उसमें से भी एक ही एंजाइम है जो 3 प्राइम ओवरहैंग बनाता है. बाकी सब आपको इजीली याद हो जाएगा. ठीक है अब चलते हैं ब्लंट एंड वाले एंजाइम्स के ऊपर. वो भी हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखते हैं. सो हियर ऑल ऑफ देम विल प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स. अब ब्लंट एंड में तो 3-5 होता नहीं है. इजी होती है. ठीक है सो ब्लंट एंड में पहला एग्जाम्पल आता है बेटा CLA1. CLA1 is again it is caryophyllum, caryophenone latum. ओके 5 प्राइम एंड बना रहा है बेटा वो. ओके 5 प्राइम एंड. उसके बाद आता है आपका
उसके बाद आपका हिंड 2 आता है बेटा, हिंड 2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, बहुत कम एंजाइम्स है इसमें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे डी स्ट्रेन। ओके, फिर एक और एंजाइम आता है विच इज SMA1। अब बेटा यहाँ पे भी मैंने आपको SMA1 लिखवाया है, बट यहाँ पे दिस इज SMA2। ओके, SMA1 इज अगेन सेरेशिया मार्सिसेंस, सेरेशिया मार्सिसेंस। ओके, सो ऑलमोस्ट इतना ही आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टिकी एंड। एक और लिख लो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट भी जाने दो, लिख लो। दैट इज़ NSP1 नॉस्टॉक का है। NSP1 इज फ्रॉम द नॉस्टॉक स्पीशीज। ओके, so these are the one which we need to remember from your exam point of view. Okay, अब आपको जो असाइनमेंट मैं यहाँ पे दूंगा, पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं। आपको ये सिग्निफिकेंस लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिकी एंड्स ओवर ब्लंट एंड। तो आई टोल्ड यू व्हाट इज मोर प्रेफरेबल टू यू, दैट इज स्टिकी एंड। इट इज मोर प्रेफरेबल देन दी ब्लंट एंड। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स आर, पहले तो लिखेंगे हम, स्टिकी एंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। Sticky end producing enzymes are more important because they will have natural affinity, stronger affinity with the gene of interest, with the other excised piece of DNA. ठीक है, so in other words ये ऐसा more important क्यों है? Because of the free nucleotide, free nitrogen bases या free single stranded piece या stretch of DNA, single stranded stretch of DNA. Okay, so यहाँ पे they will have an extra complementarity, or additional complementarity. Okay, hence sticky end is more preferable than the blunt end. Is that very clear? So again एक important statement लिख लेंगे हम, that the same restriction endonuclease can be used to create cuts in the both host DNA and source DNA. All right, अब असाइनमेंट ले लेते हैं बेटा। मैं आपको कुछ सीक्वेंसेस दूंगा, ये सीक्वेंसेस का आपको सीक्वेंसेस के ये बताने हैं, कट करके बनाना है। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंसेस दूंगा और आपको उसके 2 स्ट्रेचेस ऑफ DNA बनाने हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंसेस मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कहाँ पे बाइंड हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट सीक्वेंस इज SMA1, और SMA1 का सीक्वेंस, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर हो सकता है तो बाय हार्ट कर लो। तो मैं आपको एक ही साइड का सीक्वेंस लिख रहा हूँ, दूसरा साइड आप खुद से लिखोगे बिकॉज ये पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, तो SMA1 का है 5-CCC GGG
CCC GGG3' और कट होता है यहाँ पे C और G के बीच में। तो आपको बनाना क्या है, पहला तो जैसे अपने ये एक्सरसाइजेस में किए, ये पूरा एक स्ट्रेच लिखना है, उसके आपको 2 इंडिविजुअल पीसेस लिखने हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, कट करने के बाद वो कैसे दिखते हैं। तो ब्लंट एंड कट करना इजी है। ओके, स्टिकी एंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दूसरा ले लेते हैं हम ज़्मा1। ज़्मा1 इज 5 प्राइम, सेम सीक्वेंस है, CCCGGG3' और कट होगा ये C और ये C के बीच में। ओके, उसके बाद तीसरा एंजाइम है PVU1, प्रोटियस वल्गैरिस वाला एंजाइम। करेक्ट, प्रोटियस वल्गैरिस का सीक्वेंस है 5 प्राइम, CGATCG। ओके, कट होगा बेटा, द कट इज बिटवीन, यहाँ पे आपको 3' ओवरहैंग बनेगा। फोर्थ एंजाइम ले लेते हैं SAL1। SAL1 का एग्जाम्पल है 5 प्राइम, GTCGAC। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा GTCGAC। ठीक है, और SAL1 आपको कट करेगा यहाँ पे। फोर्थ ECO-R2, ECO-R2 का है 5 प्राइम, CCATGG और वो कट करेगा बिटवीन C एंड C। CLA1 का एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। CLA1 इज 5 प्राइम, ATCGAT। It will cut between C and G. Okay. So this is your assignment for today. Thank you so much. We wind up our session for today. And यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा एक और एक्सटेंशन करना है, दैट इज सम एडिशनल एंजाइम्स जो हमको याद करने हैं। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, 5 मिनट का सेक्शन है, अपन ये खत्म कर लेते हैं, देन वी वाइंड अप आवर सेशन फॉर टुडे। ठीक है, सो अलॉन्ग विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच वाज माय प्राइमरी एंजाइम ऑफ इम्पॉर्टेंस, प्रिंसिपल एंजाइम ऑफ इम्पॉर्टेंस, आई विल ऑल्सो रिक्वायर सर्टन अदर एडिशनल एंजाइम्स। ठीक है, तो एक और एंजाइम मेरे को यूज़ में जनरली मेरे को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, दैट इज alkaline phosphatase। ठीक है, alkaline phosphatase, इट एब्सोल्युटली फॉस्फेटेज है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को निकालते जाएगा। सो अगर वही है बेटा कि अगर मेरे को फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एंड का फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया, तो अगेन जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है उसको निकाल दिया, तो माय चांसेस ऑफ स्टिकी एंड बाइंडिंग विल बी रिड्यूस्ड। ओके, तो एडिशनली मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ alkaline phosphatase भी इंक्लूड करूंगा। सो व्हाट डज alkaline phosphatase डू? इट जनरली removes the phosphate group from 5 prime end, phosphate group from the 5 prime end। अगर ये ऐसा होता है
hence preventing the ligation. Ligation का मतलब क्या है? Joining. Hence preventing the ligation of the broken counterparts, broken DNA counterparts. Okay. Next enzyme जो है that is T4 polynucleotide, T4 polynucleotide kinase. बेटा काइनेज तो एक ट्रांसफरेज है, और काइनेज क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा. सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है तो काइनेज क्या करेगा? इट एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू दी 5 प्राइम पे ऐड करेगा या 3 प्राइम पे? 5 प्राइम पे. ठीक है, एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू दी 5 प्राइम एंड. समझे बेटा? ठीक है. इसके अलावा वी ऑल्सो रिक्वायर सर्टन लाइजेस जो ब्रेक डाउन करेंगे. सो लाइसेस के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है. वी विल यूज काइटिनेज इफ वी वांट टू डाइजेस्ट दी फंगल सेल वॉल. ठीक है, अगर मेरे को फंगस को यूज़ करना है एज अ सोर्स, एज अ होस्ट डीएनए होस्ट सेल, then if I'm using plant cell I need to require cellulase, or if I'm using some other bacterial cell I will require pectinase. Okay, पेप्टिडोग्लाइकिन का सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में. ऑल राइट, तो ये कुछ लाइजेस है जो हम यूज़ करेंगे बेटा. ठीक है, इसके अलावा देर इज़ वन मोर एंजाइम जो हम लोग यूज़ करेंगे, अनदर प्रिंसिपल एंजाइम, दैट इज़ fourth enzyme, that is DNA ligase. ठीक है, DNA ligase क्या है? DNA ligase is also called as molecular, they are called as molecular binders. Molecular binders, because ये क्या करेंगे? They are able to build, or they are able to connect, they are able to build up phosphodiester bond. They are able to build up phosphodiester bond. Okay, phosphodiester bond किसके किसके बीच में? Between 5 prime phosphate and 3 prime OH. समझे बेटा? ओके, सो इन अदर वर्ड्स ये जो है डीएनए लाइगेस इज एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल टू फिल अप दैट सिंगल स्ट्रैंडेड निक जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा है, उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेस. इज दैट वेरी क्लियर? ओके. Apart from this, another additional enzyme which we can use is synthetase. ओके, सिंथेटेज में आते हैं बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का सिंथेसिस कराएगा. डीएनए पॉलीमरेज, देन जो डीएनए का सिंथेसिस कराएगा. सिमिलरली आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए का सिंथेसिस कराएगा. ठीक है, सिमिलरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक्सेट्रा. ओके, so that is all with respect to the first tool of biotechnology, that is your vector, that is your enzymes. In the next class we will take up the second tool of biotechnology, that is vectors. Is that very clear? So for today, thank you so much for watching the video. Take care of yourself. I rest my lecture for now. God